दोस्तों, नए किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जो नए नए खेती में आए हैं, पहली बार खेती करने की सोच रहे हैं, सब्जियों की खेती से शुरुआत करना चाहते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि कौन सी सब्जियां लगाएं, कौन सी सब्जी फसल से हमें शुरुआत करनी चाहिए। और अगर शुरुआत किसी फसल को लगाकर कर भी लेते हैं तो सब्जियों की फसलों में सबसे ज़्यादा रोग बीमारियां देखी जाती हैं। तो रोग बीमारियां उनकी रोकथाम के अभाव के कारण या फिर खाद उर्वरकों की जानकारी के अभाव के कारण उनको उत्पादन ठीक से नहीं मिल पाता है या फिर मंडी भाव ठीक से नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी कौन सी फसल का उनको चुनाव करना चाहिए जो पहली बार सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं और इस समय सब्जियां उगाने की सोच रहे हैं। फिलहाल सितंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है और अगर आप अक्टूबर माह में अगर सब्जियां उगाने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सी फसल का चुनाव करना चाहिए जो आपको कम खर्चे में और कम समय में सबसे ज़्यादा उत्पादन देके जा सके, सबसे ज़्यादा मंडी भाव देके जा सके और सबसे ज़्यादा मुनाफा आपको उस फसल से मिल सके। तो दोस्तों, फाइनली अगर आप नए किसान हैं और कम खर्चे में कम ज़मीन में अगर आप सब्जियों की शुरुआत करना चाहते हैं और सब्जियों से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, फिलहाल अगर आप सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं तो भाई फिलहाल जो है अक्टूबर महीने की शुरुआत होने वाली है और अभी आपके पास अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का समय पड़ा है और इन 2 महीनों में आप जो है फूल गोभी की फसल का चुनाव कर सकते हैं। इस समय पे लगाई गई फूल गोभी आपको अच्छे खासे मंडी भाव देकर जाएगी। इससे पहले जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी लगाई है उसके उतने ज़्यादा अच्छे मंडी भाव उनको नहीं मिलेंगे। इतने अच्छे मंडी भाव अक्टूबर और नवंबर में फूलगोभी को लगाने में मिलेंगे। फूलगोभी के सबसे ज़्यादा मंडी भाव या तो अगेती लगाने पे मिलते हैं और या फिर सबसे ज़्यादा पछेती अगर हम फूलगोभी की फसल लगाते हैं तब हमें उसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं। मान लीजिए जिन किसान भाइयों ने अगस्त माह में फूलगोभी लगाई है उनकी फूलगोभी जिस समय पर ख़त्म होगी उस समय पे आपकी फूलगोभी की शुरुआत होगी और अक्टूबर और नवंबर माह में फूलगोभी की फसल जो है काफ़ी कम किसान भाई लगाते हैं। जिस समय पे मार्केट में मंडी भाव सबसे डाउन आते हैं, मंडियों में सबसे डाउन फूलगोभी जो रहती है वो रहती है अगस्त माह में नर्सरी डाली गई जो फूलगोभी होती है उसके मंडी भाव हमें सबसे कम मिलते हैं। यानी कि सितंबर माह में जिस फूलगोभी का हमने प्लांटेशन किया है उसके हमें मंडी भाव सबसे कम मिलते हैं क्योंकि उस समय पे मंडियों में फूलगोभी की आवक काफ़ी ज़्यादा रहती है, इस वजह से उसके मंडी भाव काफ़ी कम रहते हैं। लेकिन अगर आप अक्टूबर में इसकी नर्सरी डालते हो और नवंबर में अगर आप प्लांटेशन कर देते हो और नर्सरी आप चाहे तो अक्टूबर के मध्य तक या लास्ट तक भी डाल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय पड़ा है मतलब आपके पास। यानी कि शुरुआत में अक्टूबर के शुरुआत में आपको नहीं डालनी है, जितना हो सके उतना आप डिले करें। 15-20 अक्टूबर के आसपास आप इसकी नर्सरी डालें। उसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 15 फरवरी के आसपास आपकी फूलगोभी शुरू होगी और उस समय पे फूलगोभी की आवक मंडियों में काफ़ी कम हो जाती है। इस वजह से आपकी फूलगोभी के मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। और दूसरा दोस्तों, इस समय पे लगाई गई फूलगोभी का जो उत्पादन है वो भी आपको काफ़ी शानदार मिलता है। अगेती फूलगोभी के बजाय इस समय पे अगर आप फूलगोभी लगाते हैं तो आपको इसका उत्पादन जो है वो भी काफ़ी शानदार मिलता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, नए किसान भाइयों के लिए ये फसल काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें ज़्यादा रोग बीमारियां भी आपको ज़्यादा नहीं देखनी पड़ती हैं और ज़्यादा इसमें खाद उर्वरक भी आपको बाद में मतलब फर्टिगेशन वगैरह इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है जितना बाकी सब्जियों में हमें करने पड़ते हैं। और ना ही ज़्यादा स्प्रे वगैरह आपको लेने पड़ते हैं, सिर्फ 1-2 स्प्रे इस समय अगर आप लगाएंगे तो आपको 1-2 स्प्रे भी शायद नहीं निकालने पड़ेंगे। वो भी अगेती फूलगोभी हम निकालते हैं तो ज़रूर हमें 1-2 स्प्रे निकालने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अक्टूबर और नवंबर माह में फूलगोभी की फसल का चुनाव करते हो तो आपको उसमें स्प्रे वगैरह भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 99% चांस है कि कोई किसी भी तरह की बेरोग बीमारियां आपको फूलगोभी की फसल में देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए नए किसान भाइयों के लिए ये फसल जो है वो काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों, फूलगोभी की फसल से सबसे ज़्यादा उत्पादन लेने के टिप्स भी मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ।
फूल गोभी की फसल से सबसे ज्यादा अगर आपको उत्पादन लेना है तो सिर्फ दो चीजों का आपको ध्यान में रखना है। दो चीजें अगर आपने ध्यान में रख ली और इन दो चीजों का लास्ट तक आपने अगर पालन कर लिया तो यकीनन फूल गोभी की फसल से आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफी शानदार मिलेगी। जिसमें पहला है खाद उर्वरक आपको अच्छी मात्रा में डालनी है, जिसमें गोबर की खाद को आपको प्रायोरिटी देनी है। यानी कि सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप जितनी अच्छी मात्रा में डालेंगे उतना ही अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। और दूसरा डिपेंड करता है आपकी वैरायटियों पे। फूल गोभी की सही समय पर सही वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं तब भी फूल गोभी आपको सबसे ज्यादा उत्पादन देके जा सकती है। कुछ वैरायटियों के बारे में यहां पे मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में बात करते हैं कि किस तरह से आपको फूल गोभी की खेती करनी है और किस तरह से कौन कौन से समय पे कौन कौन से खाद उर्वरक आपको डालने हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको फूल गोभी की टॉप 3 वैरायटियों के बारे में जानकारी दे रहा हूं और ये तीनों वैरायटियां जो है ये टॉप वैरायटियां हैं इस समय लगाई जाने वाली वैरायटियों में। तो आप इन तीनों में से जो भी वैरायटियां आपको अपने एरिया में मिल जाए उन्हीं वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो नंबर 3 पर है सेमिनस कंपनी की गिरजा वैरायटी। इस वैरायटी का जो है आप चुनाव कर सकते हैं। अभी सितंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है तो आप अभी भी इसका चुनाव कर सकते हैं और पूरे अक्टूबर माह तक कभी भी आप इस वैरायटी को ले सकते हैं। काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफी शानदार मिल जाएगी। नंबर 2 पर है सीजंटा की सुहासिनी वैरायटी। यह भी काफी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं और पूरे अक्टूबर माह तक कभी भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। इससे भी आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी यानी कि फूल की जो क्वालिटी है वो आपको काफी शानदार मिल जाएगी इस वैरायटी की भी। और नंबर 1 पर है सेमिनस की फोर्टिजा वैरायटी। इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। तो ये वैरायटी जो है ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। इसमें भी आपको एकदम कवर्ड फूल मिलेगा, एकदम प्योर वाइट गुंबद आकार का एकदम मतलब गठीला फूल मिलेगा, जिससे मार्केट वैल्यू आपको इसके फूल की काफी अच्छी मिल जाएगी और उत्पादन भी इस वैरायटी का आपको काफी शानदार मिल जाएगा। तो ये 3 वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं, तीनों में से जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इससे पहले आपने कौन सी वैरायटियां लगाई हैं इनमें से और कौन सी का उत्पादन आपको सबसे अच्छा मिला, कौन सी के फूल की क्वालिटी आपको अच्छी मिली। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। दोस्तों फूल गोभी की खेती करने का सही तरीका कौन सा है? तो इसकी खेती आप सिंपल और साधारण विधि से भी कर सकते हैं और बेड बनाकर और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन अगर आप नए किसान हैं और पहली बार खेती करने की सोच रहे हैं सब्जियों की, तो आप सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो बिना ड्रिप इरिगेशन के भी आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन ऑलरेडी है जिन किसान भाइयों के पास, वो तो इसकी खेती ड्रिप इरिगेशन से ही करें। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है वो क्यारियां बनाकर भी इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। कि फूल गोभी की खेती सिंपल और साधारण विधि से अगर आप करते हैं तब भी आपको इससे उत्पादन जो है वो काफी अच्छा खासा मिल जाता है। बस आपको खाद उर्वरक और जमीन की तैयारियां थोड़ी सी ठीक करनी है और खाद उर्वरक जो गोबर की खाद मैंने बताई है वो आपको अच्छी तरह से डालनी है। उसके बाद में फूल गोभी आपको काफी अच्छा उत्पादन देके जा सकती है। तो अगर आप सिंपल और साधारण विधि से खेती करें, आप चाहे बेड बनाकर ड्रिप इरिगेशन की सहायता से खेती करें, सबसे पहले आपको गोबर की जो खाद है वो 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। और गोबर की जो खाद है वो आपको एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। ये खाद उर्वरक डालने के बाद में 2 से 3 कल्टीवेशन आप करें। मिट्टी को एकदम अच्छी तरह से भुरभुरी बना लें और गोबर की खाद को अच्छी तरह से जमीन के अंदर मिक्स करें। उसके बाद में जो किसान भाई बेड बनाकर इसकी खेती करना चाहें वो 3-3 फीट की दूरी पे इसके लिए बेड तैयार करें और उसके बाद में इसका प्लांटेशन करें। और जो किसान भाई क्यारियां बनाकर या सिंपल और साधारण विधि से या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम से इसकी खेती करना चाहें तो वो इसमें जमीन में जो है पाटा ना लगाएं। आखिरी कल्टीवेशन जो है वो आप रोटावेटर से करें और रोटावेटर से आखिरी कल्टीवेशन होने के बाद में आप प्लांटेशन करें। आखिरी कल्टीवेशन से पहले रासायनिक खाद उर्वरक आपको जरूर डालने हैं। 70 से 80 केजी आप एसएसपी काम में लें और 50 से 60 केजी आप डीएपी काम में लें और 5 केजी जिंक आप जो है वो जरूर खाद उर्वरकों के साथ में मिक्स करें और आखिरी कल्टीवेशन से पहले जमीन में डालें। और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन जो किसान भाई स्प्रिंकलर से इसकी खेती कर रहे हैं वो तो आखिरी कल्टीवेशन रोटावेटर से करें और उसके बाद में प्लांटेशन करें। और जो किसान भाई इसकी खेती सिंपल और साधारण विधि से क्यारियां बनाकर कर रहे हैं वो आखिरी कल्टीवेशन जो है हेरो से करें
और जो बेड बनाकर इसकी खेती कर रहे हैं वो भी आखिरी कल्टीवेशन हेरो से करें। उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और उसके बाद में प्लांटेशन करें। प्लांटेशन में लगभग 14-15 हजार प्लांट आपके 1 एकड़ में आ जाने चाहिए। इतनी संख्या में आपको प्लांटेशन करना है। इससे कम अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो आपका उत्पादन थोड़ा कम रह सकता है, अदरवाइज इतने प्लांट तो आपके आने ही चाहिए। आप जो है 12-13 हजार से लेकर और 14-15 हजार के बीच में आप प्लांटेशन जरूर करें। 12 हजार से कम नहीं होने चाहिए और 15 हजार से प्लांट ज्यादा नहीं होने चाहिए 1 एकड़ में। दोस्तों, रासायनिक खाद्य उर्वरकों के जो बेसल डोज मैंने यहां पर मैं आपको बताए हैं, जितनी मात्रा में जितने बेसल डोज मैंने आपको बताए हैं उतनी ही मात्रा में आपको रासायनिक खाद्य उर्वरकों के बेसल डोज लेने हैं। काफी किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा ऐड कर लेते हैं और उसके बाद में निराई गुड़ाई के समय भी यूरिया दे देते हैं, तो इससे आपके जो है फूल की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। तो आप जो है 20 से 25 केजी यूरिया का इस्तेमाल करें शुरुआत में बेसल डोज में। उसके बाद में दूसरी जो खुराक है वो आपको निराई गुड़ाई के समय देनी होती है। इस तरह से आप जो है खाद उर्वरक डालें और उसके बाद में अपना प्लांटेशन करें। फूल गोभी की फसल में जो किसान भाई जो है बेड बना के इसकी खेती कर रहे हैं उनको प्लास्टिक मल्च लगाने की आवश्यकता नहीं है। काफी किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर्दियों में अगर हम इसकी खेती कर रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो भाई आप चाहे गर्मियों में इसकी खेती कर रहे हैं या फिर आप चाहे सर्दियों में करें, फूल गोभी की फसल में प्लास्टिक मल्च का खर्चा करने की आपको जरूरत नहीं है। निराई गुड़ाई आप हाथ से करें, जो खरपतवार बेड के ऊपर हो रहे हैं वो आप हाथ से निकालें, अदरवाइज प्लास्टिक मल्च का खर्चा करने की आपको जरूरत नहीं है। जिगजैग प्लांटेशन करें और उसके बाद में आप जो है समय समय पे इसमें हल्के फुल्के जो है 1-2 फर्टिगेशन वगैरह करते रहें। और उसके बाद में फूल गोभी आपकी जो है इस समय पे लगाई गई फूल गोभी फरवरी माह में आपकी हार्वेस्टिंग आएगी उसकी, और फरवरी में इसके काफी अच्छे खासे आपको मंडी भाव मिल जाएंगे, काफी अच्छा आपको उत्पादन मिल जाएगा। और अगर आप इस समय पे फूलगोभी की खेती करते हैं तो काफी अच्छा प्रॉफिट आपको फूलगोभी की फसल देके जा सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।